मोहनदास जी की कोई सरकारी जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो उनकी पुश्तैनी जमीन थी, उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। और आज उन्हीं की बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे। उनके बड़े बेटे का नाम महेश था और छोटे का नाम था सुरेश। सरकारी नौकरी, अपने ही ठाठ होते हैं सरकारी नौकरों के। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो जाती है। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो जाते हैं और वे उनके भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं। और पिता मनमोहन दास जी से इस बारे में बात करते हैं तो मोहनदास जी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वो खुद शहर जाकर रहने से ये कहकर मना कर देते हैं कि हम कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा इस उम्र में, हम तो गांव में ही ठीक हैं, हम वहां जाकर क्या करेंगे। दोनों बेटे पिताजी के फैसले से सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर स्वयं अपने परिवार के साथ शहर में जाकर बस जाते हैं। अब जब तक मोहनदास जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी सुशीला जी भी गांव में ही रही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन सताने लगा। अकेलापन बहुत ज्यादा खलने लगा और बुढ़ापे की वजह से वो बीमार भी रहने लगी थी। तब उनके पड़ोसी और रिश्तेदारों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती। अब बेटे बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। सुशीला जी को भी अपने पड़ोसियों की ये बात सही लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जावें। तो उनका बड़ा बेटा महेश उनको शहर लेकर आ गया और उसने बड़े आदर भाव से अपनी माँ की सेवा करनी शुरू कर दी। उसने बहुत आदर भाव से अपनी माँ की सेवा करी, लेकिन महेश जी की पत्नी रमा को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आजादी में खलल जो पड़ने लगा था। आजाद रहने की आदत पड़ चुकी थी, ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी। उन्हें समय समय पर दवाइयां देना, डॉक्टर को दिखाना और नित्य कर्म। सुशीला जी की भी थोड़ी इच्छा होती थी कि उनकी बहू थोड़ी देर सी सही उनके पास बैठे, उनसे बात करे, खैर खबर पूछे, लेकिन महेश की पत्नी रमा को ये सब कहाँ रास आने वाला था। और अब तो आए दिन वो अपनी सास को लेकर महेश जी से झगड़ा करने लगी। महेश जी उसको खूब समझाते थे कि भाई कल को तुम्हारी भी बहू आने वाली है, सुधर जाओ, बेटा शादी लायक हो रहा है। लेकिन रमा उनकी एक बात न सुनती और एक दिन रमा ने साफ साफ कह दिया, आप दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाएं। अब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेगी। अब महेश जी बेचारे क्या करते। अतः दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी सुशीला जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी। और जब वो 6 महीने के लिए अपनी बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही कलेश, वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो बहुत गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना खाना नहीं आता, दिन भर परेशान करती रहती है, शोर मचाती रहती है, वगैरह वगैरह वगैरह। महेश जी भी अपनी पत्नी की इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक न चलती थी। आखिर पत्नी के आगे चली किसी की है। महेश जी का इकलौता बेटा आदित्य अपनी माँ के व्यवहार से वो भी बहुत दुखी था। वो अपनी दादी को खूब प्यार करता था, उनका खूब ख्याल रखता था, खूब ध्यान रखता था और ऑफिस से आते ही सबसे पहले दादी के पास जाता और दादी जिस चीज के लिए भी कहती वो ला कर देता। आदित्य का स्वभाव बहुत अच्छा था अपने दादी के प्रति, उसका रवैया बहुत ही प्यारा था। आदित्य की सगाई अभी 2 महीने पहले ही उसके ही ऑफिस में काम करने वाली रागिनी के साथ तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आदित्य को तो जैसे कोई खुशी ही नहीं थी, शादी की ओर उसका ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो रोज रोज अपनी माँ और दादी के बीच हो रहे झगड़ों से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद
जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती है तो रमा अपनी सास को ये कहकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देती है कि अभी तो शादी का माहौल है, बाद में बुला लूंगी। अभी यहां शादी के माहौल में आपकी देखभाल कौन करेगा। रमा के आगे किसी की एक नहीं चलती थी। कोई कुछ नहीं कहता और सुशीला जी उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ दिन बाद जब आदित्य की पत्नी रागिनी को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में है तो वो हैरान हो जाती है और वो दादी को वापस घर लाने की जिद करने लगती है। जब रमा को उसकी जिद का पता चलता है तो उसे आता तो बहुत गुस्सा है, लेकिन क्या करती, रागिनी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बड़े ही शांत स्वर में अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपकी सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती हैं और आखिर में आपने उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया। पर आप ये तो सोचो, आपका तो एक ही बेटा है। आप 6 महीने तो यहां रह लोगी, लेकिन बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगी। आपको तो शायद हमेशा के लिए ही वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। बहू की यह बात सुनकर रमा देवी को काटो तो खून नहीं, वो तो एकदम अवाक सी रह गई। अब एक शब्द भी उनके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था। पास खड़े महेश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों में अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो बात मेरी इस नई बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही आदित्य दादी को वृद्धाश्रम से लेकर आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो रमा दादी के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी और अपने किए की माफी मांगने लगी। तब सुशीला जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, यही तुम्हारी माफी है, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ये कहकर सुशीला जी ने अपनी बहू रमा को अपने गले से लगा लिया और अपने पोते की बहू रागिनी के सर पर हाथ रखकर कहा कि तू सच में किसी बड़े घराने की लक्ष्मी है। जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू की आंखें खोल दी, मेरी बहू के मन को बदल दिया। ये कहकर सुशीला जी ने रागिनी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। तभी आदित्य हंसते हुए आता है और कहता है, अरे दादी, आप मुझे तो भूल ही गई, मैंने भी तो कुछ किया है। आप मेरी तरफ से तो बिल्कुल ही लापरवाह हो गई हैं। तो सुशीला जी कहती हैं, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े महेश जी खुशी से आंखों में आंसू लिए सोच रहे थे, आज मेरा परिवार खुशी खुशी एक साथ हो गया। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।